यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये बोलता है सेम पर्सनल लॉ की बात करता है। सेम पर्सनल लॉ का मतलब ये हुआ कि जैसे शादी होती है ना, हमारे यहाँ हिंदू सोसाइटी में शादी होती है तो उसका कुछ अलग सिस्टम होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ अलग सिस्टम होता है, क्रिश्चियन में कुछ अलग सिस्टम होता है। तो शादी हो गई या डिवोर्स हो गया, मतलब शादी का जो लॉ है, ट्रेडिशन कस्टम्स, या जो एडॉप्शन करने का जो जो क्राइटेरिया है बच्चों को एडॉप्ट करने का, या जायदाद मतलब इनहेरिटेंस का जो प्रॉपर्टी राइट है आपका, या मैरिज हो गया या डिवोर्स हो गया, इन सब का जो लॉ है ना, वो हर रिलीजन में अलग अलग है। इसीलिए यूसीसी लाने की जरूरत है, क्योंकि सेम पर्सनल लॉ जो है वो अभी नहीं है। मतलब देश के हर एक अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग लॉ से ऑपरेट होता है, चाहे वो मैरिज लॉ हो गया, चाहे वो डिवोर्स का रूल हो गया, चाहे वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स आपके हो गए, या एडॉप्शन की जो राइट्स है उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, ये हर नागरिक के लिए सेम नहीं है। बैकग्राउंड की यदि बात करें तो जब ब्रिटिश रूल था ना, उस समय क्रिमिनल लॉ तो सेम था। मतलब कि यदि हम कोई क्राइम करते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं कोई क्राइम करता हूं, आप मुस्लिम हैं, आप कोई क्राइम करते हैं, तो उस क्राइम के लिए सजा सिमिलर है। मतलब क्रिमिनल लॉ में सेम पनिशमेंट है। ये वाली कहानी है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ के अलावा जो सिविल लॉ है ना, वो सबका अलग अलग था। क्रिमिनल लॉ तो सेम था, लेकिन जो सिविल लॉ था वो अलग अलग था। मतलब हिंदू मुस्लिम का वो डिफरेंट था। ऐसा राइटर लिखते हैं। इंडिपेंडेंस जब मिली हमको, तो बहुत लंबा डिबेट चला। जब हमारा देश आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत लंबा डिबेट चला कि अब तो हम आजाद हो गए हैं, तो अब क्यों नहीं एक सिमिलर लॉ रख देते हैं जो सब पे इक्वली ऑपरेट होगा, हिंदू पे भी, मुस्लिम पे भी, क्रिश्चियन पे भी, सिख, जितने भी रिलीजन है आपकी कंट्री में सब पे इक्वली ऑपरेट होगा। इस पे बहुत लंबी डिबेट चली, लेकिन उसका नतीजा कुछ हुआ नहीं, एग्रीमेंट बन नहीं पाया। और इससे इससे नुकसान ये हुआ कि हिंदू लॉ तो कोडिफाइड कर दिया, हिंदू लॉ को कोडिफाइड कर दिया गया, चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955, और उसके बाद द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, और द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये चार पार्ट में हिंदू लॉ को कोडिफाइड कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाइड नहीं किया गया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाइड नहीं किया गया मतलब कि ये अभी भी शरीयत लॉ 1937 के हिसाब से ऑपरेट होता है। अब शरीयत लॉ 1937 में ये कहता है कि यदि कोई पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उसमें स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट की एजेंसीज की बात की जा रही है। उसमें स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा। उसका जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो मामला वो फैसला सुनाएंगे, और रिलीजियस अथॉरिटी अपना इंटरप्रिटेशन देंगे। कुरान एंड हादी, हादी इन लोगों का एक मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रंथ होता है, कुरान भी होता है, तो उनसे इंटरप्रीट करके वो मतलब सजा सुनाएंगे, या जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि अब ये कह रहा है राइटर कि इसकी जरूरत क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, तो इसमें पहला ही इन्होंने बोला है कि कम्युनलिज्म बहुत आ गया है आपकी कंट्री में। अक्सर देखा जाता है कि रिलीजन के नाम पे हम आपस में फाइट करते हैं, और इसमें कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो फीमेल का राइट है उसको अंडरमाइन किया जाता है। एक बहुत खूबसूरत केस आया था, खूबसूरत केस तो हम नहीं कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस कहेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था 1985 या 1985 से पहले। शाहबानो केस करके आप लोगों ने नाम सुना होगा। शाहबानो केस में इस एक 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 महिला होती हैं मुस्लिम कम्युनिटी की जिनका नाम होता है शाहबानो, और उनके हस्बैंड का नाम होता है मोहम्मद अहमद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान ने क्या किया, 3 बार तलाक 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 बोल के अपनी वाइफ को तलाक दे दिया शाहबानो को। शाहबानो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बात कही, और उन्होंने ये बोला कि मुझे कंपनसेशन चाहिए क्योंकि इन्होंने तलाक दे दिया है। और सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आर्टिकल 125 के तहत वो अपना कंपनसेशन मांग रही थी, जो ज्यादा हो रहा था। लेकिन शरीयत लॉ के हिसाब से उनका कंपनसेशन कम हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया पार्लियामेंट को कि ये
इसको सीआरपीसी 125 के तहत जो इनको जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए, इससे ज्यादा पैसा हो रहा था, लेकिन बहुत पॉलिटिक्स थी उस समय भी। तो पार्लियामेंट ने इस चीज को नलीफाई करने के लिए एक नया एक्ट लेके आ गए, और उस एक्ट का नाम था मुस्लिम वुमेन राइट प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। नलीफाई करने के लिए एक नया लॉ लेके आ गए, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को नहीं माना गया। हालांकि बाद में शायरा बानो केस आया 2017 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। हालांकि अब एक एक्ट भी बनाया गया है कि अब ट्रिपल तलाक यदि कोई देता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये शायरा बानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया। इससे फायदा क्या हो सकता है? पहला फायदा तो मैंने आपको बता दिया कि कम्युनलिज्म अक्सर आ जाता है। ये यदि एक ही लॉ हो गया सारे रिलीजन के लिए, तो बहुत हद तक कम्युनलिज्म को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन की बात कही है। जाहिर सी बात है कि जब हम जाति से ऊपर उठ जाएंगे, जब रिलीजन से ऊपर उठ जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम इंटीग्रेट करेंगे, हम आपस में एक यूनिटी इस्टेब्लिश हो सकेगी, एक यूनिटी इंश्योर कर सकेंगे। तो नेशनल इंटीग्रेशन में भी बहुत जरूरी है कि हम यूसीसी लेके आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ की बात की जाती है कि अभी क्या है कि कोर्ट को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हिंदू का लॉ अलग है, मुस्लिम का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है। तो अब ये सबका एक ही हो जाएगा पर्सनल लॉ। तो इससे क्या होगा कि एक सिंप्लीफाई हो जाएगा लॉ, मतलब रिडंडेंसी कम हो जाएगी। इंडियन लीगल सिस्टम भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। बहुत सारे लिटिगेशंस आते हैं, लिटिगेशंस कम हो जाएंगे, तो इंडियन लीगल सिस्टम को भी सिंप्लीफाई किया जा सकेगा। इसके साथ साथ एक सेक्युलर सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में हम काफी हद तक कामयाब होंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि रिलीजन को हम मतलब डीलिंक कर सकेंगे। खास करके पर्सनल लॉ में जो रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमारी कंट्री तो सेक्युलर कंट्री है, हमारी कंट्री का अपना कोई रिलीजन नहीं है, या यूं कहें कि हम इक्वल रिस्पेक्ट हमको देना है हर एक रिलीजन के लिए। तो ये बहुत अच्छा होगा कि जो पर्सनल लॉ है वहां से रिलीजन को हम डीलिंक कर पाएंगे, और तब सच में हम एक सेक्युलर कंट्री कहलाएंगे। इसके साथ साथ फीमेल को जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में 4 शादियां करना अलाउड है। ऑब्वियसली 4 शादियां वो लोग करेंगे या वो करते होंगे। तो 4 शादियां करने के बाद क्या चारों को इक्वल राइट्स मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे, ये बहुत बड़ा डिबेट का क्वेश्चन है। तो फीमेल को भी इक्वल राइट्स, इक्वल डिग्निटी यदि इंश्योर करना है, तो कहीं ना कहीं यूसीसी को इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, ऐसा राइटर मानते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स होती है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं पॉलिटिशियन रिलीजन के नाम पे, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं रिलीजन के नाम पे ना, तो डेवलपमेंट का एजेंडा बैक बर्नर पे आ जाता है, बैक सीट पे आ जाता है। आप डेवलपमेंट की बात कम करते हैं, आप रिलीजियस चीजों को लेके आप उनको उनके सामने एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं, और जनता इमोशन में आके आपको वोट दे देती है। हालांकि ये चीज सही नहीं है, ऐसा राइटर बताते हैं। अब ये कहते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस इसमें देखो, सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि यदि यूसीसी लागू हो भी गया, तो माइनॉरिटी जो लोग हैं उनका ये डर है कि वो मेजोरिटी वाले अपना सारा नियम कानून थोप देंगे, इम्पोज कर देंगे माइनॉरिटी के ऊपर भी। यूसीसी के नाम पे इंडिया में जो मेजोरिटी है, जैसे हिंदू मेजोरिटी में है, तो अपना ही वो जो भी हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो जो सारी चीजें हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी पे भी थोपी जा सकती है, ऐसा मानना है। कि जो भी मेजोरिटी लोग, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है यहाँ पे रिलीजियस एफिलिएशंस को लेके, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को माइनॉरिटी पे थोप सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। ये एक रिस्क है। दूसरा रिस्क इन्होंने ये बोला है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अभी साफ साफ मना किया है कि अभी हम यूसीसी नहीं ला सकते हैं। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को कह रहा है, तो बड़ी बात, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तभी तो ऐसी बात कहा जा रहा है। तो ये एक चैलेंजेस ये भी है। इसके बाद एक चैलेंज ये है कि आप फंडामेंटल राइट में राइट टू रिलीजन की बात करते हैं, जिसमें हर बंदे को अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की जरूरत है। तो फंडामेंटल राइट को कैसे आप वायलेट कर सकते हैं? ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में चला जाएगा कि सब अपने अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। राइट टू रिलीजन आपने लिख रखा है, तो फिर कैसे आप चेंज कर सकते हैं कि सब बंदा एक ही बात को माने, एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को माने? तो ये कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट भी जाता है। और लास्ट में लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी नहीं है पॉलिटिशियंस के अंदर, क्योंकि उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है, उनको सही तरीके से राजनीति नहीं करनी है, जिसकी वजह से इसको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि देखो, ये पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूसीसी मत लेके आओ, लोगों को मतलब
प्रॉपर तरीके से अवेयर करिए और उसके बाद उनका ओपिनियन लीजिए, और उसके बाद यदि वो इस बात पे एग्री करते हैं तो यूसीसी